हेलो गाइस, वेलकम टू रोनी ट्यूटोरियल। आज हम स्टार्ट करने वाले हमारा नया सब्जेक्ट जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस और जिसमें हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इथिक्स। दोस्तों, ये तो मेरा वीडियो का पार्ट 2 है। मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो अगर अभी तक आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज जाके पहले वो देखिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको समझाया कि लॉ और इथिक्स का डिफरेंस क्या है। तो अगर आपको पहले वो पता चला तो आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही इजी जाने वाला है। तो दोस्तों, सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आज थोड़ा सा डिस्कस करता हूं लॉ और इथिक्स का बारे में, क्योंकि लॉ और इथिक्स को समझ गया तो थोड़ा टॉपिक इजी हो जाएगा। वैसे तो दोस्तों, लॉ का मतलब होता है कि एक ऐसा कानून, एक ऐसा रूल जो सारे लोगों को फॉलो करना पड़ता है। मतलब अगर इंडिया है, इंडिया के गवर्नमेंट ने कुछ रूल को बनाया तो सारे रहवासियों को फॉलो करना इज कंपलसरी। अगर नहीं किया तो कहीं ना कहीं उन्हें सजा मिलेगी। बट इथिक्स ऐसा नहीं है। इथिक्स एक प्रोफेशन है, एक प्रोफेशनल बॉडी के लिए बना है। फॉर एग्जांपल, अगर हम फार्मासिस्ट की स्टडी कर रहे हैं, फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस प्रोफेशन को चलाने वाला कौन है? ये आप सभी को मालूम है कि एक प्रोफेशनल कोर्स है। इन्हें चलाने वाला कौन है? पीसीआई, मैंने पहले ही बताया है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये जो पीसीआई ये ग्रुप ऑफ कमिटी है, कमिटी का ग्रुप है जहां पर बहुत सारे लोग अपना सजेशन देते हैं। उस सजेशन के बाद लोग उसको एक डिसीजन बना के उसको एक रूल लागू कर देते हैं लोगों के लिए। तो अगर आप फार्मासिस्ट हो तो आपको रूल फॉलो ही करना पड़ेगा। अगर अपने रूल के हिसाब से नहीं चला तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपका लाइसेंस जब्त हो जाएगा। ये तो था इथिक्स। अब फार्मास्यूटिकल इथिक्स में हम पहले देखेंगे फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब। मतलब क्या होता है कि फार्मासिस्ट का उसके जॉब में क्या रोल है। अगर वो एक जॉब कर रहा है तो फार्मासिस्ट का काम क्या है वो आज देखने वाले हैं। और दूसरा है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड, मतलब जो ट्रेडिंग करता है, व्यापार करता है। तो आज हम दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पहले है कि एक फार्मासिस्ट का उसके अपने जॉब में, अपने काम में, अपनी क्रिया में क्या काम है, उसका रियल रोल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, या इथिक्स उसे क्या करने के लिए कहता है जॉब के लिए। और दूसरा है कि ट्रेड में, व्यापार करने के लिए भी इथिक्स क्या सिखाता है वो हम देखते हैं। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब, फार्मेसी का उसके जॉब में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो 5 चीजों पे फार्मासिस्ट को सबसे ज्यादा फोकस करना है। वो पहला है फार्मास्यूटिकल सर्विस, दूसरा है फार्मेसी या तो ड्रग स्टोर, दोनों एक ही है, तीसरा है प्रेस्क्रिप्शन, चौथा है ड्रग या तो इंग्रेडिएंट, और पांचवा है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। दोस्तों, ये 5 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो ये 5 मुद्दों पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो ये 5 टॉपिक को, एक एक टॉपिक को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो आगे चलते हैं। अब देखो, फार्मास्यूटिकल सर्विस, पहला पॉइंट देखो क्या है। अ फार्मासिस्ट should provide an efficient and reasonably comprehensive pharmaceutical service through medical store and pharmacy. Such service includes supply of commonly required medicine without delay and furnishing the emergency supply at all the time. देखो, इंग्लिश तो बड़ी हार्ड है तो लोगों को हार्ड लगता होगा, पर मैं आपको इसका बहुत इजी मीनिंग बताता हूँ। फार्मास्यूटिकल सर्विस का मतलब क्या होता है कि अगर मैं एक फार्मासिस्ट हूं तो एक फार्मासिस्ट को अपनी सर्विस वो कहां से दे पाएगा? या तो वो किसी मेडिकल स्टोर से, या तो किसी बड़ी फार्मेसी से, हॉस्पिटल फार्मेसी से, क्लिनिकल फार्मेसी से। बट वो जो सर्विस वो देगा, वो सर्विस में क्या क्या आता है? देखो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, सच सर्विस इंक्लूड, उस सर्विस में क्या आता है? सप्लाई ऑफ कॉमनली रिक्वायर्ड मेडिसिन। मतलब उनके सर्विस में क्या करना है, उन्हें मेडिसिन प्रोवाइड करना है जो कॉमनली आज के समय में यूज करना है, विदाउट डिले, ज्यादा समय लेते हुए ना, ज्यादा समय लेना ही नहीं है, कम समय में आप जितना सर्विस उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं आप करिए। आगे क्या लिखा है, एंड फर्निशिंग द इमरजेंसी सप्लाई एट ऑल द टाइम। और अब अगर आपने किसी अपने मेडिकल स्टोर ओपन किया, अपनी फार्मेसी ओपन की है, तो आप उसमें एक ऐसा अरेंजमेंट कीजिए कि जब कभी भी कोई ऐसा पेशेंट आए या ऐसा कस्टमर आए जिसको अर्जेंटली मेडिसिन चाहिए, तो आप इमरजेंसी में उसे फटाक से दे सके। तो फार्मास्यूटिकल सर्विस में आपको समझा होगा कि आपको एक ऐसा सर्विस देना है
कहां से देना सर्विस? आप तो मेडिकल स्टोर से ही दे सकते हैं, फार्मेसी से ही दे सकते हैं। तो वो सर्विस में भी क्या होना चाहिए, आपको जो मेडिसिन है वो समय पर पहुंचाना है, और कभी इमरजेंसी में कोई पेशेंट आया तो उसे नाराज करके नहीं भेजना, बल्कि उनके लिए फटाफट अरेंजमेंट करना है। ओके, ये था फार्मास्यूटिकल सर्विस। अब सेकंड क्या है, फार्मेसी और ड्रग स्टोर। फार्मेसी और ड्रग स्टोर में इथिक्स हमें क्या सिखाता है, देखो, in every pharmacy or drugstore there should be a qualified pharmacist to have a पर्सनल कंट्रोल ओवर द फार्मेसी। क्या बोला है कि किसी भी फार्मेसी या किसी भी ड्रग स्टोर में एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट मतलब जिसने डी फार्म कंप्लीट किया हो या बी फार्म कंप्लीट किया हो और उसके पास उसका खुद का लाइसेंस हो। तो लाइसेंस की वजह से क्या होगा कि उसे उसका जॉब तो मिलेगा ही, और साथ ही साथ वो सारे दवाइयों पर अपना पर्सनल कंट्रोल कर पाएगा। जितने भी मेडिसिन उसको देखेगा कि भाई किसी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, और वो कंट्रोल भी किस किस पे करेगा हम आगे देखते हैं। देखो, a pharmacy should be planned in such a way that there is no accidental contamination in preparation, dispensing and supply of medicine। क्या बोला है कि फार्मेसी, एक ऐसा फार्मेसी को ऐसा प्लानिंग करो आप लोग कि वहां पर कोई भी कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी दवा है उसमें बाहर का कोई प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप बहुत सारे सिरप के बॉटल पड़े हुए हैं, गलती से भी सिरप का बॉटल खुला है कि नहीं वो आपको देखना बहुत जरूरी है। कल को थोड़ा भी धूल मिट्टी गया तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ये जो पेशेंट उसे लेगा उसे वो हानिकारक होगा। तो मतलब फार्मेसी में इथिक्स बता रहे कि आपको क्या करना है, एक ऐसा प्लानिंग करना है कि जब आप प्रिपरेशन करो, दवाई बनाओ या डिस्पेंस करो या सप्लाई करो मेडिसिन को, तो ध्यान से देखो कि भाई उसमें किसी बात की तकलीफ तो नहीं है ना। अगर उसका एक्सपायरी डेट हो गया तो प्लीज उसे हटा दो, क्योंकि अच्छा सर्विस प्रोवाइड करना हमें इथिक्स सिखाती है। जॉब है ना, तो जॉब में फार्मास्यूटिकल सर्विस तो बता दिया, फार्मेसी और ड्रग स्टोर के 2 पॉइंट बता दिए। अब थर्ड पॉइंट देखो क्या है, द अपीयरेंस ऑफ प्रीमाइसिस, मतलब जो आपका फार्मेसी का प्रीमाइसिस है जो बाहर का, वो कैसा होना चाहिए, शुड रिफ्लेक्ट प्रोफेशनल कैरेक्टर ऑफ फार्मेसी। ऐसा अपीयरेंस होना चाहिए आपका कि वो प्रोफेशनलिटी दिखानी चाहिए कि यस फार्मेसी एक प्रोफेशनल कोर्स है। हाँ, और आगे क्या है, एंड इंडिकेट टू पब्लिक दैट प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इज द मेन पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। मतलब क्या कि वो पब्लिक को बता सके, मतलब आपका मेडिकल स्टोर इतना सौंदर्य, इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए, इतना प्रोफेशनल लगना चाहिए कि पब्लिक को समझ में आना चाहिए कि ये पैसे कमाने के लिए नहीं, पैसे के साथ साथ अच्छी दवाइयों को भी देने के लिए हमारे लिए बनाई गई है। तो ये था पहला, तो फार्मास्यूटिकल सर्विस, जहां पर आपको सर्विस प्रोवाइड करना, ये हमें इथिक्स सिखाती है। फार्मास्यूटिकल इथिक्स में ये टॉपिक है, मतलब इथिक्स हमें सिखाती कि हमारे जॉब में भी हमें फार्मास्यूटिकल सर्विस प्रोवाइड करना है। फार्मेसी और ड्रग स्टोर में हमारा वर्क कैसा है। अब हम आगे चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट पे। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रेस्क्रिप्शन। दोस्तों, प्रेस्क्रिप्शन क्या होता है आपको तो सभी को मालूम है कि आप अभी फार्मेसी में हो तो आपको पता ही है कि डॉक्टर एक चिट्ठी लिख के देता है पेशेंट को। जब कभी आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर दवाइयों के लिए आपको एक चिट्ठी लिखता है, कहता है कि जाओ फार्मेसी से या ड्रग स्टोर से या किसी मेडिकल स्टोर से जाके ये दवाइयों को लेकर आओ, मेरे पास जरूर आना बोलता है वो। तो इस प्रेस्क्रिप्शन में इथिक्स क्या सिखाता है कि हमें प्रेस्क्रिप्शन को कैसा हैंडल करना है। चलो एक एक पॉइंट को समझते हैं। पहला पॉइंट है, prescription should not be discussed with the patient or others regarding the merit and demerit of their therapeutic efficiency। दोस्तों, आपको प्रेस्क्रिप्शन मिलने के बाद किसी को भी, या पेशेंट हो या कोई भी हो, आपको उसकी अच्छाई भी नहीं बताना और बुराई भी नहीं बताना। मेरिट मतलब होता है अच्छाई, डिमेरिट मतलब होता है बुराई। आपको कुछ नहीं बताना है, ना एडवांटेज ना डिसएडवांटेज, आपको सिर्फ आपको दवाई देने का काम करना है। सेकंड पॉइंट देखो, आफ्टर रिसीविंग द प्रेस्क्रिप्शन, वो चिट्ठी आपके पास आने के बाद, अ फार्मासिस्ट should not even show any expression on his face so that the patient will lose their faith in the physician or prescriber। क्या बोला है, तो चिट्ठी मिलने के बाद आपके मुंह को टेढ़ा मेढ़ा मत करना, अच्छा फेस बनाओ, पेशेंट से अच्छे से बातें करो। क्योंकि बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि पेशेंट वैसे ही टेंशन में रहता है और अब टेंशन वाला मुंह बनाओगे तो उसका कहीं ना कहीं भरोसा किस पे उठ जाएगा, उस बेचारे डॉक्टर पे। तो कोशिश करना कि जब कभी भी पेशेंट आपके पास आए तब उसको अच्छे से ट्रीट कर सको। ओके, थर्ड पॉइंट देखो, no addition, omission or substitution of ingredient in a prescription should be made without the consent of prescriber or physician whenever possible except in an emergency। क्या बोला है कि आपको कोई एडिशन नहीं करना है, कोई ओमिशन नहीं। मतलब देखो, अगर चिट्ठी में 4 गोली लिखा है
तो अब उसको 6 गोली करके नहीं दे सकते, 4 बोले तो 4 ही दो, कुछ गोली आपके पास नहीं और कुछ ही दो, ऐसा भी मत करो, नहीं है तो बता दो उसे, चीटिंग मत करो उसके साथ। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मुझे सर्दी खांसी है तो मैंने एक सिरप का बॉटल लेने के लिए गया जिसका नाम मैंने बोला हनी टच, तो उसके पास हनी टच नहीं तो वो कुछ भी चिपका नहीं सकते आप। अगर डॉक्टर ने बोला है ठीक है हनी टच ने आप दूसरा दे सकते हो, देन इट्स ओके, पर डॉक्टर ने आपको कुछ नहीं बोला है तो आप प्लीज चेंज मत कीजिए, पेशेंट को वापस भेजिए, वो दवा लेके भेजिए, पेशेंट को बोलो कि आप डॉक्टर को जाके बताइए, अगर डॉक्टर एक्सेप्ट करता है देन इट्स ओके, अगर वो चेंज करने बोलता है तो प्लीज मेरे पास आ सकते हैं। 4th पॉइंट देखिए, इन केस ऑफ एनी एरर इन द प्रेस्क्रिप्शन इट शुड बी रेफर्ड बैक टू द प्रेस्क्राइबर फॉर नेसेसरी करेक्शन। देखो डॉक्टर भी तो एक इंसान ही है ना, कभी कभी उससे भी गलती हो जाती है प्रेस्क्रिप्शन में, तो आप उसको वापिस से भेज के करेक्ट करवा सकते हैं। ये इथिक्स सिखाता है, देखो इथिक्स हमें कितना अच्छा बनना सिखाता है, पर आज के लोग वैसे नहीं, हो बात अलग है, पर बनने की कोशिश जरूर कीजिए। 5th पॉइंट क्या है, इफ एट ऑल चेंज इन प्रेस्क्रिप्शन इज नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ हेल्थ ऑफ पेशेंट इट शुड नॉट अफेक्ट द रिपुटेशन ऑफ फिजिशियन। क्या बोला है कि कभी कभी पूरा प्रेस्क्रिप्शन ही चेंज करना है ना, तो आप डॉक्टर से डायरेक्ट बात कीजिए, अब पेशेंट को उसके बारे में बुराई मत कीजिए, क्योंकि देखिए यार डॉक्टर इतना पढ़ के एमबीबीएस की डिग्री लिया है और आप उसका इंसल्ट कर दोगे, उसका रेपुटेशन खराब कर दोगे, तो ये तो सही नहीं है ना। आप डॉक्टर से उसके बारे में डिस्कस कीजिए और सही प्रेस्क्रिप्शन दीजिए। ओके, 6th पॉइंट देखिए, अ फार्मासिस्ट शुड नॉट रेकमेंड एनी पर्टिकुलर प्रेस्क्राइबर अनलेस ही इज स्पेशली आस्क्ड टू डू सो। तो देखो दोस्तों, अब लास्ट पॉइंट में क्या है कि मतलब बहुत सारे लोग ना बहुत चालाक होते हैं। अब लास्ट पॉइंट में क्या बताने की कोशिश किया कि फार्मासिस्ट शुड नॉट रिकमेंड एनी पर्टिकुलर प्रेस्क्राइबर। मतलब कभी कभी कैसे होता है कि मैं फार्मासिस्ट हूं तो मैं क्या करूंगा कि भाई मेरे भाई डॉक्टर है तो कोई मेरे पास आया तो बोलूंगा भाई मेरे भाई बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हो, वहां पर ही जाओ ना। अब ऐसा गलती कर ही नहीं सकते हैं, वो पेशेंट की चॉइस है कि वो कौन से डॉक्टर के पास जाएगा। मतलब आप किसी को फोर्स मत कीजिए कि उसे कौन से डॉक्टर के पास जाना है। हाँ, पर किसी ने आपके पास आके पूछा है भाई यार मैं कौन से दवाखाने जाऊं, तो प्लीज आप बताइए, क्योंकि ये आपका काम है। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि इथिक्स ने आपको 3 चीजें अभी तक सिखाई है। पहला फार्मास्यूटिकल सर्विस, दूसरा फार्मेसी या ड्रग स्टोर, तीसरा है प्रेस्क्रिप्शन। अब चलते हैं हमारे 4th पार्ट पे। अब 4th पार्ट देखिए क्या है, ड्रग और इंग्रेडिएंट। While dispensing the prescription, the ingredient or drug must be weighed or measured correctly। मतलब जो लोग मतलब ये खास करके इंडस्ट्री वाले लोगों को बता रहे हैं कि जब कभी भी आप ड्रग का डिस्पेंसिंग करोगे, मतलब उसको निकालोगे, उसको बनाओगे, उसको प्रिपेयर करोगे, तब अच्छे से उसका वजन लो, कितना वजन है, या मेजर, अगर सिरप है तो उसका एमएल में मेजर करो। आप जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तो एक्सटर्नल ना, अब जो प्रिपरेशन करते हैं ना उसको एमएल में देखता है, अगर वो पाउडर है तो पाउडर को अच्छे से देखता है। क्यों देखता है कि ये प्रॉपर है या नहीं, प्रॉपर है तो मार्क्स मिलता है, अगर प्रॉपर नहीं तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो अच्छे से फोकस करिए। फिर नेक्स्ट देखिए, फार्मासिस्ट should always use the drug and medicinal preparation of standard quality। जो भी वो केमिकल कंपाउंड यूज करता है वो अच्छी क्वालिटी का यूज करे, ये इथिक्स हमें सिखाता है। 3rd पॉइंट, ड्रग और इंग्रेडिएंट likely to cause addiction should not be supplied, but when there is a reason to supply that for some purpose it need to be supplied। जो दवाई जो एडिक्शन हमारे लिए होती है, जैसे कि एडिक्टेड कौन सी होती है, मॉर्फिन, कोडिन, तो ये सारी दवाई हमें देना ही नहीं है, ये फार्मासिस्ट को अलाउड नहीं कि वो दवाई को दे। हाँ, बट कभी कभी बहुत जरूरत होती है देने की, और अगर डॉक्टर कहता है, डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पे लिखा है तो ही उसे दिया जा सकता है। ओके, तो 4th आपको बता दिया ड्रग और इंग्रेडिएंट किस प्रकार से होना चाहिए। देखो इथिक्स कितना आपको स्मार्ट बनाना चाहता है, डिसिप्लिन फार्मासिस्ट बनाना चाहता है। 5th देखिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। While imparting the practical training, a in-charge pharmacist should see that the trainee acquires sufficient technique and skill। देखो अभी बहुत सारे लोग डी फार्म करने के बाद 2 साल होने के बाद वो लोग 3 महीने का इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, वो उनको मैंडेटरी है, करना ही पड़ता है लाइसेंस के लिए। तो वो जिस भी मेडिकल स्टोर में जा रहे हैं तो उसका जो इंचार्ज है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई इस बंदे को सारी चीजें पता चली है कि नहीं। हाँ, अगर पता चली है तो ही सर्टिफिकेट इशू करना है, अगर पता नहीं चली है तो उसे वर्क करने के लिए टाइम देना है, फिर सर्टिफिकेट इशू करना है, अदरवाइज सर्टिफिकेट इशू नहीं करना है। 2nd पॉइंट देखो क्या बताया उसने, नो सर्टिफिकेट शुड बी ग्रांटेड टू द ट्रेनी फार्मासिस्ट बिफोर कंप्लीशन ऑफ प्रेस्क्राइब पीरियड ऑफ
for training or without undergoing practical training or unless the trainee acquires sufficient knowledge। मतलब वो क्या बताने की कोशिश करता है कि नो सर्टिफिकेट, कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है उन फार्मासिस्ट को जिसने अपना टाइम पीरियड में जितना बोला था उतना कंप्लीट किया है कि नहीं। अगर उनको नॉलेज है तो ही उन्हें सर्टिफिकेट दीजिए, और नहीं है तो उसे सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो हो गया फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब। वापस से बताता हूं, मैंने कम से कम 5 चीजें बताई कि फार्मासिस्ट को उसके जॉब में कौन कौन सी चीजों पे फोकस करना है। वापस से बताता हूं, पहला है फार्मास्यूटिकल सर्विस, दूसरा है फार्मेसी या तो ड्रग स्टोर, तीसरा है प्रेस्क्रिप्शन, चौथा है ड्रग या तो इंग्रेडिएंट, और पांचवा है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ये तो था फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब। अब हमारे नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, चलो स्टार्ट कर। अब देखते हैं कि फार्मासिस्ट का रोल क्या है ट्रेड में। ट्रेड का मतलब होता है व्यापारी, मतलब एक फार्मासिस्ट है तो उसका व्यापार में क्या रोल है वो भी इथिक्स सिखाता है। इथिक्स ने जॉब सिखाया कि जॉब में आपका रोल क्या क्या है। अब ट्रेडिंग में व्यापार जब आप करते हैं तो आपको कौन कौन से मुद्दों पे फोकस करना है। तो पहला जो मुद्दा है वो है प्राइस स्ट्रक्चर, दूसरा है फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, तीसरा है हॉकिंग ऑफ ड्रग, चौथा है एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले। मैं इस मुद्दे को थोड़ा सा बता देता हूं तो आपको बाकी की चीजें अच्छे से समझ में आएगी। प्राइस स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि व्यापार करते समय आपको किसी भी दवाइयों का जो प्राइस है, जो मूल्य है, वो आपको सही रखना है, ज्यादा महंगा नहीं रखना है, इतना तो रखना है कि भाई सामने वाला आपसे खरीद सके। दूसरा है फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, फिर से वही कि जब व्यापार करो तो सही तरीके से व्यापार करो, ये सेकंड चीज है, सही तरीके से प्रैक्टिस करना हमें वो सिखाता है। तीसरा है हॉकिंग ऑफ ड्रग, जो नशीली दवाइयां हैं उससे किस प्रकार से देना है वो भी बताया है। और चौथा है एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले। एडवर्टाइजिंग मतलब क्या होता है कि आपको सभी को मालूम है विज्ञापन करना, आपके फार्मेसी का, आपके दवाई का लोगों के सामने आप कैसे विज्ञापन करते, प्रस्तुत करते हैं, वो ये सारी चीजें हमें इथिक्स सिखाता है ट्रेड में। चलो अब एक एक पार्ट को हम अच्छे से देखते हैं। पहला प्राइस स्ट्रक्चर। अब क्या है, प्राइस चार्ज फ्रॉम कस्टमर्स शुड बी फेयर, मतलब जो भी हम प्राइस चार्ज करते हैं कस्टमर से सस्ती होनी चाहिए, ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए कि पेशेंट को खरीदने में दिक्कत हो। और आगे एंड इन कीपिंग विद क्वालिटी ऑफ ड्रग एंड मेडिकल प्रिपरेशन सप्लाइड। ऐसा नहीं कि सस्ते में बेच दिया तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होनी चाहिए ना। अगर आप किसी को बेच रहे हो तो पैसा भी थोड़ा कम रखो और क्वालिटी भी अच्छा दो। तो सामने मतलब प्राइस स्ट्रक्चर में कैसा होना चाहिए कि भले पैसा कम लो पर क्वालिटी अच्छा दो, क्योंकि लाइफ का सवाल है, कोई आप पे भरोसा करके दवाई ले रहा है तो उसे सही दवाई देना बहुत जरूरी है। सेकंड है द कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग चार्ज शुड बी फेयर एंड विदाउट अनड्यूली टैक्सिंग द परचेसर। देखो आपका जो कंपाउंड और डिस्पेंसिंग का जो चार्ज है वो भी कम होना चाहिए। प्लीज किसी को लूटना मत। ये आपको कौन सिखाता है, इथिक्स। प्लीज मैं नहीं बोल रहा हूँ, इथिक्स आपको समझा रहा है। जो पीसीआई है वो आपको इतनी अच्छी रूल्स बता रही है। ये तो हो गया प्राइस स्ट्रक्चर की, आपको अच्छा प्राइस रखना है कि लोग आपसे दिल से खरीदे, नहीं तो आपके इधर से भाग जाएंगे। सेकंड है फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। देखो क्या है, नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू कैप्चर द बिजनेस ऑफ फेलो फार्मासिस्ट बाय कट-थ्रोट कंपटीशन, दैट इज बाय ऑफरिंग रिड्यूस प्राइस एंड प्राइस और गिफ्ट। कभी कभी कैसा होता है कि आपके आजू बाजू 4-5 फार्मेसी की दुकान है, तो आप उसका धंधा गिराने के लिए आप कभी ऐसा नहीं कर सकते कि अगर वो किस दवाई को 40 में बेच रहा है तो आप 30 में बेच सकते हैं। नहीं, एक सही रूप में आपको ट्रेडिंग व्यापार करना है, ये आपको इथिक्स सिखाता है। प्लीज आपका ही दोस्त है वो, फार्मेसी आपका ही दोस्त है, फार्मेसी जो दूसरा जिसके पास फार्मेसी है आप उसको सपोर्ट कीजिए। वो 40 में बेच रहा है, अब भी 40 में बेचिए, क्योंकि इससे क्या होगा, एक मार्केट बना होगा। आप मार्केट में ओवर एक्टिंग करके अपना स्मार्टनेस दिखा के दूसरे को गिराने के लिए पूरे मार्केट को ही गिरा सकते हो। तो प्लीज किसी आप दूसरे को तो गिराओगे और खुद भी गिर जाओगे। तो सोच समझ के आपको व्यापार करना है, आपको कौन सिखाता है, इथिक्स, फार्मास्यूटिकल इथिक्स। नेक्स्ट देखिए, लेबल्स, ट्रेडमार्क, सिंबल, जो लेबल होता है, जो मार्किंग वगैरह होता है, सिंबल होता है, अदर साइन ऑफ फेलो फार्मर शुड नॉट बी कॉपीड। अब हर फार्मेसी शॉप का अपना अपना लोगो, अपना अपना नाम होता है, तो आप उसका कॉपी नहीं कर सकते, वो ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाता है। तो अपना धंधा फॉर एग्जांपल आज के टाइम में फेमस क्या है, वेलनेस फॉरएवर। तो वेलनेस फॉरएवर फेमस है तो मैं वेलनेस फॉरएवर नहीं ले सकता, वो ब्रांड ऑलरेडी किसी ने ले लिया और खुद बना लिया। तो आपको अगर आपका फेमस करना है तो आपको एक ऐसा ब्रांड बना के खुद उस पर अच्छा प्रैक्टिस करना है कि वो आपका नाम भी ब्रांड बन जाए। ओके, नेक्स्ट है देखो थर्ड पॉइंट, ड्रग्स और अदर इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड शुड ऑलवेज बी परचेज फ्रॉम रेप्यूटेबल सोर्सेस। मतलब क्या है कि जो भी ड्रग वगैरह अब
हमें जरूरत है वो अच्छे जगह से ही लेना चाहिए, अच्छे जगह से व्यापार करना चाहिए, हमें कौन सिखाता है? इथिक्स। तो आपको दो टाइप समझ गया, फेयर प्राइस स्ट्रक्चर जो आपको अच्छे प्राइस रखने के लिए बोलता है, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस मतलब अच्छे तरीके से व्यापार करने के लिए आपको कौन सिखाता है? इथिक्स। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हॉकिंग ऑफ ड्रग। हॉकिंग ऑफ ड्रग मतलब क्या होता है कि नशीली ड्रग को हमें कैसे देना है, और बहुत नसीब नशीली नहीं बाकी की भी दवाइयां। देखो, हॉकिंग ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन विल नॉट बी अलाउड। देखो, आपको नशीली दवाइयों को देना अलाउ नहीं करना है। सेकंड पॉइंट, एनी आइटम शुड नॉट बी मेड टू कलेक्ट द ऑर्डर्स फ्रॉम डोर टू डोर। और ये सिस्टम तो आपको कभी नहीं करना। आप पिज्जा वाले नहीं हो कि भाई आप ऑर्डर कर दोगे और आपको दवाई घर पे लाके मिलेगी, नहीं। ये सिस्टम आपको बंद करना बहुत जरूरी है कि फार्मासिस्ट एक प्रोफेशनल बॉडी है, तो लोगों को आपके पास आने दो, आप लोगों के पास भाग के मत जाओ। ओके। थर्ड पॉइंट क्या है? सेल्फ सर्विसिंग मेथड इन फार्मेसी और ड्रग स्टोर शुड नॉट बी अलाउड। सेल्फ सर्विसिंग वही ऑफिस से बता दिया मैंने कि भाई आपको घर घर जाके लोगों को बोलना मैं हूं ना, टेंशन मत लो, ऐसा नहीं करना है। एज इट में इनकरेज सेल्फ मेडिकेशन विच इज अनडिजायरेबल एंड डेंजरस। मतलब क्या बोला है कि अगर आप सेल्फ सर्विस प्रोवाइड करोगे तो कल को वो अपने हिसाब से कोई भी दवा लेगा, वो आपको कॉल करेगा भाई मुझे फिनॉल लाके दो, आप लाके दे दो के बाद में उसको यूज करेगा कि पिएगा, आपको क्या मालूम है? तो इसीलिए वो सारी चीजें आपको नहीं करनी है। अब फोर्थ है एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले। लास्ट पार्ट है, अच्छे से समझो। और ये जो भी पार्ट है, देखो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है बट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखो। No display or advertisement on premises in the newspaper or elsewhere regarding the abilities and service provided the pharmacy। आपको आपका जो भी आप सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हैं आपको न्यूज़पेपर में छापना नहीं। आप कभी भी न्यूज़पेपर में देख लो किसी भी फार्मेसी के बारे में कुछ नहीं लिखा होता है, क्योंकि आपको ऐसे धंधे नहीं करने हैं, आप प्रोफेशनल बॉडी हो। आगे देखो, अब फार्मेसी शुड नॉट मेक सच एडवर्टाइजमेंट विच कंटेन। एक फार्मासिस्ट को कौन कौन सा एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है, मैं एक एक बता रहा हूं। मिसलीडिंग और एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट और क्लेम। मिसलीडिंग, बहुत समय ऐसा होता है कि भाई इस जड़ी बूटी को लो और अब ठीक हो जाओगे, आपको ऐसे कुछ नहीं बताना है, ये गलत लोगों को उल्लू नहीं बनाना है। दूसरा, द वर्ड क्योर। क्योर मतलब पूर्ण रीति से कोई भी चीज ठीक करना। आप किसी भी दवाई के आगे ये नहीं बोल सकते कि पूर्ण रीति से क्योर है। एक बार डेटॉल भी 99.9% बैक्टीरिया को मिटाता है, पूरे 100% नहीं। क्यों वो लोग भी 100% क्यों नहीं बोल पाता है? क्योंकि हम किसी भी चीजों को पूरे तरीके से क्योर नहीं बता सकते। थर्ड है अ गारंटी ऑफ थेरेपेटिक एफिकेसी। कभी कभी कैसा होता है कि लोग दवा तो ले लेते हैं, बोलते हैं यार मेरे पे असर नहीं हो रही, तो लोग क्या सोचते हैं बेचने के लिए आप ये नहीं लिख सकते कि भाई ये पूर्ण रीति से असरदार है। आपको कुछ नहीं बताना, आपको ऐसा एडवर्टाइज नहीं करना है कि भाई ये दवाई लो तो आप ठीक हो जाओगे ना। फोर्थ पॉइंट देखो, एन अपील टू फियर। आपको कुछ दवाइयों को लेकर फियर, डराना नहीं है लोगों की भाई ये दवा मत लेना इससे तुम मर जाओगे ना, आपको कुछ नहीं बताना है। फिफ्थ देखो, एन ऑफर टू रिफंड मनी पेड। और ये ऑफर तो कभी नहीं रखना है कि भाई आप दवाई आप मेरे पास लेके मैं आपको रिफंड करूंगा, ये सिस्टम आपको कभी नहीं रखना है। सिक्स्थ, अ प्राइस कॉम्पिटिशन और सिमिलर स्कीम। आपको कभी भी किसी भी चीजों के लिए प्राइस वगैरह नहीं रखना भैया, प्रोफेशनल बॉडी आप ये ऐसा धंधा करोगे क्या? और सेवेंथ है रेफरेंस टू सेक्सुअल वीकनेस प्रीमेच्योर एजिंग। कभी भी आप अगर फार्मासिस्ट हो या आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, आप किसी भी चीज का एडवर्टाइज करते हो, सेक्सुअल चीजों को जल्दी मत करो। अगर आप करते भी तो उसको सही पैमाने में करो। तो आज मैंने आपको दोस्तों दो टॉपिक कवर किया है। पहला है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब, जिसमें आपको मैंने 5 मुद्दों पर फोकस कराया है। और आज दूसरा टॉपिक जो मैंने आपको बताया फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड, उसमें मैंने 4 मुद्दों पे फोकस किया है। प्लीज इस मुद्दों को समझिए और ये दोनों को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।